जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं साक्षी मोदी आज आपके लिए फिजिक्स का दूसरा टॉपिक गति यानी कि मोशन को लेकर आई हूँ। कल हमने इसके पहले का टॉपिक यानी कि भौतिक राशियों को समझा था कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। हमने इनके प्रकारों को जाना था, इनके मात्रकों को जाना था, 4 पद्धतियों को पढ़ा था। उसके बाद आज हम आए मोशन को लेकर। तो आज हम मोशन को पढ़ेंगे। तो मोशन को पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ चल रही हूँ तो ये एक क्या है, मोशन है। मैं चल रही हूँ, इसी को मोशन कह सकते हैं। अगर हम फिजिक्स में इसी की बात करें तो मोशन क्या होता है, भौतिकी में समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है मोशन। क्या? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है मोशन यानी कि गति। कोई कार अगर गति कर रही है, मैंने बोला कोई भी एक कार है जो कि आपकी गति कर रही है, अगर वो चल रही है किसी ना किसी एक चाल से तो वो गति कर रही है, ठीक है। तो हमारी कार अगर चल रही है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो गति की अवस्था में है। दूसरी बात, अगर हम किसी जगह चल रहे हैं तो हम भी किस अवस्था में हैं, गति की अवस्था में। तो ये हो गया हमारा मोशन। कुछ हम मोशनों की बात कर लेते हैं कि कुछ प्रकार इसके कौन कौन से बन जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेखीय गति क्या होती है। रेखीय गति क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रेखीय गति क्या हो जाएगी, जो कि एक सरल रेखा में चले। जैसे अगर कोई भी वस्तु जो है अगर सरल रेखा में गति कर रही है तो हम उसकी गति को बोलेंगे कि वो रेखीय गति कर रही है। जैसे कि एक कार चल रही है, अभी मैंने उदाहरण दिया था कि एक कार चल रही है। आप सभी जानते हैं कार जब चलती है रोड पर तो वो एक सीधी रेखा में जाएगी, ठीक है। तो उसकी गति कौन सी हो जाएगी, रेखीय गति। कार का चलना हो गया रेखीय गति। रेखीय गति की अगर हम परिभाषा बोलें, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में या फिर एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को हम बोल देंगे रेखीय गति। दूसरी गति की बात करें, दूसरी गति हो जाएगी हमारी घूर्णन गति। कौन सी? घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति क्या होती है? अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में गति करी। वृत्ताकार पथ कैसा होगा? इस टाइप से। ये हो गया हमारा वृत्ताकार पथ। इस पथ में अगर कोई वस्तु गति कर रही है इस टाइप से तो वो आपकी गति हो जाएगी घूर्णी गति। जैसे कि हम इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा की गति, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की गति, या फिर हम बोलें पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा की गति, वो भी हमारी इस घूर्णी गति का ही उदाहरण हो सकता है। तीसरी हम बात करते हैं, घूर्णी गति के बाद आती है नंबर 3 आपकी। घूर्णी गति के बाद आ जाएगी आपकी नंबर 3 दोलन गति। कौन सी? दोलन गति। तो दोलन गति को हमें समझने के लिए देखते हैं, आपने देखा होगा कि घड़ी का पेंडुलम होता है। जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है वो इस टाइप से, उस घड़ी में यहाँ पर एक पेंडुलम लगा होता है जो कि इस टाइप से गति करता रहता है। इधर जाता है, इधर आता है, इधर जाता है और इधर आता है। देखा होगा आप लोगों ने, इसी टाइप से गति करता है। या फिर हम बोल दें यहाँ पे अगर कोई एक बॉल लटकी हुई है इस धागे की सहायता से और हम उसको यहाँ तक लाकर उसको छोड़ दें तो वो भी इसी टाइप से गति करने लगेगी। इधर आएगी, वापस जाएगी, इधर आएगी, वापस जाएगी। यानी कि किसी भी वस्तु की ऐसे ऐसे गति करना, यानी कि अपनी एक माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करना क्या कहलाएगा? हमारा दोलन गति। ये हो गई हमारी दोलन गति। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो हमने 3 टाइप की गतियां पढ़ ली हैं। पहली हो गई हमारी रेखीय गति, दूसरी हो गई हमारी घूर्णन गति और तीसरी हो गई हमारी दोलन गति। इसके बाद गतियों के समीकरण वगैरह पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हमें जान लेना चाहिए। जैसे कि दूरी। दूरी क्या होती है? अगर हम बात करें कि दूरी, किसी ने बोल दिया हमको कि दूरी बता दो, तो दूरी से क्या समझे? कोई भी व्यक्ति 5 किलोमीटर चला तो 5 किलोमीटर वो दूरी चला, तो ये उसकी दूरी हो गई। वहीं पर अगर मैं बोल दूं कि किसी ने बोला विस्थापन, क्या बोला? विस्थापन, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर तो होना चाहिए। विस्थापन भी यही होता है, अगर कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चला तो 5 किलोमीटर उसका विस्थापन हो गया। लेकिन वही बात दूरी के लिए बोली, वही बात विस्थापन के लिए बोली, कोई ना कोई अंतर तो होगा दोनों में, तभी तो 2 अलग अलग टर्म्स बनाई गई हैं, एक दूरी और एक विस्थापन। तो दोनों में क्या अंतर है? जैसे हम बोले कि एक व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया, ये पॉइंट हो गया हमारा ए। इसने यहाँ से चलना चालू किया
और ये सरल रेखा में गति कर रहा है। ये आ गया दूसरा पॉइंट हमारा बी। कहाँ से चला? ए से चलना प्रारंभ किया और कहाँ पर पहुँच गया? हमारा बी, दूसरे पॉइंट बी पर। कितनी दूरी चला? मान लो 50 किलोमीटर चला। कितना? 50 किलोमीटर चला। अब उसको और जाना था, आगे गया, वो बिंदु सी पर पहुंच गया। कितना चला? मान लेते हैं कि उसने 25 किलोमीटर चला, ठीक है। अब उसको क्या करना था? वो आया सी से वापस आ गया, सी से घूम के ऐसे यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट होगा, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, वो इस पॉइंट डी पर आ गया और कितने किलोमीटर चल के आया? वो लगभग 50 किलोमीटर चल के आ गया। डबल से देखते हैं, एक व्यक्ति यहाँ था इस ए बिंदु पर, वो यहाँ से 50 किलोमीटर चला, बी पॉइंट पे पहुँचा, बी से 25 किलोमीटर चला, सी पॉइंट पर पहुँचा, सी से वापस उसी दिशा में आया और डी पॉइंट तक आया और 50 किलोमीटर चला। क्या आप यहाँ दूरी बता सकते हैं इसने कितनी दूरी चली? तो देखो, यहाँ से पहले चला 50 किलोमीटर, फिर चला 25 किलोमीटर, यानी कि 50 और 25 हो गए आपके 75, और फिर डबल से रोटेट होकर वापस घूमकर यहाँ पर आया, फिर चला 25 किलोमीटर, यानी कि कितने हो गए? 125 किलोमीटर। तो इसकी दूरी हम बोल देंगे ये हो गई कितनी? 125 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर बात की जाए कि विस्थापन, तो विस्थापन की एक लाइन में परिभाषा बनती है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम देखें, ये जो हमारा ए पॉइंट था, इसका इनिशियल पॉइंट था, यहीं से चलना चालू किया था ना, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। सेकंड है हमारा डी पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आया, फाइनली वो डी पे आ गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, यानी कि कम से कम डिस्टेंस की हम बात करें, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखें, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से वापस घूम के डी पे आ गया। क्या आप बता सकते हैं कि ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी कितनी है? लगभग 25 किलोमीटर होगी, क्योंकि देख लो ये 50 ये हो गया, ये 25 हो गया, वापस घूम के 50 आया था, तो ये वाली दूरी बची हुई कितनी है? 25, यानी कि विस्थापन कितना हो गया? 25 किलोमीटर। एक और उदाहरण देख के समझते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति था, वो इस पॉइंट से यहाँ तक आया, ए से बी तक आया, ठीक, 10 किलोमीटर चला। फिर उसने दूसरी बार क्या किया कि वो ए से बी पर गया और फिर बी से वापस कहाँ आया? यहाँ तक आ गया, ठीक है। अगर ये पूरा 10 किलोमीटर था और वो जो वापस आया वो हमारा 5 किलोमीटर आया है। कितना आया है? 5 किलोमीटर। और ये वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी। एक और बात डिस्कस करें कि वो यहाँ से चला ए से बी पर और वो बी से वापस आ गया, यहीं से लौट के वो वापस आ गया आपका ए पर, ठीक है। यहाँ से पूरा डिस्टेंस कितना था? हमने 10 ही किलोमीटर माना था, तो लो 10 किलोमीटर। इस केस में बताइए, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस। फर्स्ट केस में बताइए, वो व्यक्ति ए से बी तक गया था 10 किलोमीटर चलकर, तो इसकी दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक गया, दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। मैं डिस्टेंस लिख दूँ, डिस्टेंस जो है वो हमारा कितना हो गया? 10 किलोमीटर। इस केस में देखें, यहाँ से यहाँ गया 10 किलोमीटर, वापस आया लौट के 5 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में? 10 + 5 यानी कि 15 किलोमीटर। इस केस की बात की जाए, वो डिस्टेंस कहाँ से गया था? ए से बी तक, फिर बी से ए पे लौट के आया, यानी कि 10 किलोमीटर इधर गया, 10 किलोमीटर वापस भी लौट के आया ना, तो डिस्टेंस तो हम टोटल काउंट करते हैं, जाने का और आने का दोनों का काउंट करोगे तो 10 किलोमीटर + 10 किलोमीटर, यानी कि 10 + 10 = 20 हो गया हमारा किलोमीटर। यानी कि ये इंसान कितना चला है? डिस्टेंस कितना चला है? 20 किलोमीटर। दूसरी बात हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा इस वाले केस में? आप बताइए कि ये ए से बी पे गया, क्या बी से और कहीं गया था क्या? नहीं ना। तो यही हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और ये वाला हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आप बता दीजिए, उसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे।
तो ये है आपका इनिशियल, ये है फाइनल, इनके बीच का मिनिमम तो यही है ना, यही है। तो यही 10 किलोमीटर हो जाएगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखते हैं, वो व्यक्ति ए से गया बी पे 10 किलोमीटर, बी से आया सी पर कितना, 5 किलोमीटर। अब इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, और फाइनल पॉइंट, फाइनली वो लौट के कहाँ आया था, सी पर। तो इनिशियल पॉइंट हो गया ए, फाइनल पॉइंट हो गया आपका सी। इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बता दीजिए, ये इतना वाला, इतना वाला ही बचेगा ना, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बता दीजिए। तो ये था 10, लौट के आया 5, तो ये कितना बचा, 5 बचा, 5 भी बचा ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो गया आपके लिए 5 किलोमीटर। सेकंड हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ये व्यक्ति गया था ए से बी पे, बी से वापस आ गया ए पे। अब इसका फाइनल पॉइंट कौन सा है और इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए से चलना शुरू किया था तो ए हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट कौन सा है, लौट के भी तो ए पे ही आया है, तो फाइनल पॉइंट भी ए हो गया। क्या आप ए और ए के बीच का कोई डिस्टेंस बता सकते हैं, ए और ए के ही बीच का आप कोई डिस्टेंस बता सकते हैं, ए और ए के बीच में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो कैसे बताएंगे। तो ए और ए के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 0, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 किलोमीटर। इस केस में आया था डिस्टेंस 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर, ठीक है। इसमें आया था डिस्टेंस 15 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। इसमें आया था डिस्टेंस 20 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 किलोमीटर। अब यहाँ देखें, एक इससे कुछ कंक्लूजन निकलता है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, जो आपका डिस्टेंस है वो आपका क्या हर बार डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है क्या। देखो इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, तो बड़ा तो होगा, डिस्टेंस किससे बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर तो दोनों बराबर है, तो डिस्टेंस जो होगा वो कभी कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा इस सब से क्या कंक्लूजन निकलता है कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा और बराबर होगा, ये आपका इससे कंक्लूजन निकलता है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, हाँ इसकी यूनिट और देख लेते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी। तो एसआई यूनिट तो हमने कल देखा था कि जो डिस्टेंस होता है यानी कि दूरी, उसको हम मीटर में नापते हैं, तो दूरी की भी मीटर, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी आपकी एक टाइप की दूरी ही है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी हो जाएगी क्या, मीटर। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। तो हम फर्स्ट देखेंगे चाल यानी कि स्पीड, और सेकंड देखेंगे हम वेग यानी कि वेलोसिटी। चाल का आपने एक सूत्र पढ़ा होगा बचपन में कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर, दूरी बटे समय, यानी कि इकाई समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को आप क्या बोल दोगे, चाल बोल दोगे। जैसे कि हम किसी की चाल को किस टाइप से बोलते हैं कि ये गाड़ी चल रही है किस स्पीड से चल रही है, मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपने क्या बोला कि ये जो गाड़ी चल रही थी या ये जो कार चल रही थी, इसने 1 घंटे में, इसका क्या मतलब हुआ कि इसने 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी को चल लिया है। इसी सूत्र से निकल के आया, अगर किसी की भी गाड़ी ने 20 किलोमीटर चला है, मान लीजिए किसी भी गाड़ी ने कितना चला है, 20 किलोमीटर चला है, और कितनी देर में चला है, 1 घंटे में, तो 20/1 यानी कि कितना हो गया आपका 20। दूरी की यूनिट आपको पता है किलोमीटर, और समय हमने घंटे में लिया था तो प्रति घंटा, तो वही यूनिट बन जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई आपकी क्या, चाल। अब वेग क्या होता है, तो वेग भी वही चीज़ है कि दूरी बटे चाल बोल दो, या तो दूरी बटे समय बोल दो, या तो विस्थापन बटे समय बोल दो, आपका वो हो गया वेग। लेकिन यहाँ दूरी नहीं लेते, यहाँ हम विस्थापन लेते हैं वेग के लिए। वेग को आपने क्या बोला, विस्थापन बटे समय। विस्थापन हम समझ चुके हैं कि विस्थापन क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस को आप क्या बोल देंगे, विस्थापन। और अगर आपके पास किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विस्थापन है तो आप बिल्कुल उसका वेग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल उसका वेग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की हम यूनिट की और बात कर लेते हैं कि इनकी यूनिट यानी कि इकाई क्या निकलेगी। दूरी का मात्रक हमने क्या बोला था अभी एसआई पद्धति में, मीटर, और समय का मात्रक क्या बोला था आपने, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड।
फिर विस्थापन की बात करते हैं, ऐसा ही पद्धति में विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड। तो हम चार चीज़ों को समझ गए कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। अब इनके लिए ये क्या अदिश राशि है और क्या सदिश राशि है, इनको और जान लेते हैं। सदिश और अदिश को हमने कल डिस्कस किया था कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, वे हो गई आपकी सदिश राशियाँ। दूसरी बात करें अदिश राशियाँ क्या होंगी, वह राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल और केवल उनके परिमाण की जरूरत हो, दिशा की जरूरत ना हो, वो होती हैं आपकी अदिश राशियाँ। अभी हमने बोला था कि आप बोल रहे हैं दूरी, क्या दूरी के लिए आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ी, किसी भी दिशा की जरूरत पड़ी थी क्या? आप तो ए से बी पे गए थे, तब भी आपने जितना था उतना परिमाण उसका जोड़ लिया था, और बी से जितना भी आप वापस लौट कर आए थे उसको भी आपने जोड़ लिया था। क्या आपने दिशा को कंसीडर किया था कि आप उत्तर में गए, दक्षिण में गए, पूर्व में गए? नहीं किया था ना। तो दूरी जो होती है वो आपकी एक कौन सी राशि हो जाती है, अदिश राशि। कौन सी हो गई आपकी, अदिश राशि। ठीक है, अब हमने विस्थापन की भी बात की थी, ठीक है। तो विस्थापन में हमने क्या बोला था कि उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना था। वहाँ पर आपने दिशा को ज़रूर देखा था कि हाँ, दो बिंदुओं के बीच में जो एक ही दिशा में होना चाहिए, इसी दिशा में होगा तो इसी दिशा में निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आपने इधर गए और इधर वापस आए तो इसको भी निकाल लिया और इसको भी निकाल लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर दिशा में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको ये विस्थापन निकालना पड़ेगा। तो विस्थापन हमारी कौन सी राशि हो गई, विस्थापन कौन सी राशि हो गई आपकी, सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब विस्थापन तो हो गया, दूरी भी हो गया। अब क्या आप इससे चाल और वेग को बता सकते हैं? क्योंकि चाल में आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दूरी का, और विस्थापन को निकालने के लिए आप उपयोग कर रहे हैं विस्थापन का। तो चाल में क्योंकि दूरी कर रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगी, अदिश, और हमारा वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक, तो हम चार चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, और ये किस प्रकार की राशि होती है, क्या ये अदिश है और क्या ये सदिश है। इसके बाद एक चीज और हम देख लेते हैं कि त्वरण क्या होती है। त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होती है? तो त्वरण की एक परिभाषा होती है कि वेग में परिवर्तन की जो आपकी दर होगी उसको आप बोल देंगे त्वरण। किसको? वेग में परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन की दर। तो जब भी आप दर निकालते हैं आपको पता होगा कि उसमें समय का भाग लगा दीजिए तो आपका बिल्कुल दर निकल आएगा। त्वरण को आप क्या बोल रहे हैं कि वेग में जो आपका परिवर्तन हुआ है उसकी आप दर निकाल के बता दीजिए, तो हम बोल देंगे कि वो त्वरण हो गया। ठीक है, अभी वेग पढ़ा था हमने, वेग क्या होता है हमारा, विस्थापन बटे समय। तो क्या हम वेग की जगह ये लिख सकते हैं क्या, विस्थापन, वेग की जगह हमने लिख दिया विस्थापन बटे समय। क्या लिख दिया हमने, वेग की जगह विस्थापन बटे समय, और एक ही समय पहले से था तो ये समय इसके साथ गुणा में आ जाएगा। तो क्या हो गया, त्वरण बराबर अब हमने लिख दिया विस्थापन बटे समय इंटू समय। इसके हम यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो विस्थापन बटे समय इंटू समय यानी कि समय का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब विस्थापन की यूनिट अभी हमने पढ़ी थी, क्या हो जाएगी, मीटर। ठीक है, समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख दूं, सेकंड का स्क्वायर। ठीक, और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मीटर सेकंड की पावर -2। तो त्वरण क्या हो गया हमारा, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल देंगे, त्वरण, यानी कि वेग में जितना भी आप परिवर्तन कर रहे हो उसकी दर निकाल के बता दो, हम बोल देंगे कि त्वरण निकल गया। अब हमने क्या बोला कि वेग क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, क्योंकि इसके बटे में समय पहले से था इसलिए समय का एक बार और गुणा कर दिया। विस्थापन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, समय की होती है सेकंड, और क्योंकि 2 बार था इसलिए हमने उसका कर दिया स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। ये हो गया आपका त्वरण क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ठीक है, आपने इतना तो पढ़ लिया त्वरण, ये सब आप समझ चुके हैं
इसके बाद आपने कुछ गति के नियम पढ़े होंगे जो कि न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने कुछ गति के नियम दिए थे जिनकी संख्या थी 3। उसने 3 नियम दिए थे और अपनी हर एक गति के बारे में उसने बता दिया था। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, वो क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। अब हम नियमों की बात कर रहे हैं। प्रथम नियम, क्या बोला मैंने अभी कि प्रथम नियम जो न्यूटन का था वो ये बोलता है अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में या गति की अवस्था में तो वो तब तक गति करती रहेगी कि जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। और साथ में उसने क्या बोला, यदि कोई विराम की अवस्था में है कोई वस्तु तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई उस पर बल ना लगाया जाए। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये मान लीजिए कोई भी एक सरफेस है, इस पर कोई ये बॉल है, क्या है ये? एक बॉल है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से किक कर दिया और ये मूव करने लगी, यानी कि क्या कर रही है? ये मोशन कर रही है, इस दिशा में ये चलने लगी, ठीक है। अब न्यूटन ने तो ये बोला था कि ये वस्तु गति कर रही है ना, ये तब तक गति करेगी जब तक कि इस पर कोई भी बल ना लगे। ये तो गति कर रही है, हम तो इसको रोकने के लिए यहाँ नहीं खड़े। लेकिन आपने देखा होगा किसी भी आप बॉल को लुढ़का के देखिए, थोड़ी दूरी चलेगी, बाद में वो अपने आप रुक जाती है। मान लीजिए वो यहाँ आके रुक गई, कैसे रुक गई? अपने आप ही रुक गई क्या? नहीं, इस पर एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आपने सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि घर्षण बल लगता है इस पर, जो इसकी गति का विरोध करता है, इसको आगे तक गति नहीं करने देता। अगर ये फोर्स ना लग रहा होता ना तो ये जो वस्तु है ना वो अनंत तक इसी प्रकार से गति करती रहती है और ये कभी रुक ही नहीं सकती थी, ठीक है। ये हमें किसने बताया था? न्यूटन ने। दूसरी चीज़ हम बात करें कि इसने बोला था भैया विराम में रहेगी तो विराम में भी रहती है। अगर ये वस्तु रखी है तो क्या बता दीजिए अपने आप गति करने लगेगी क्या? अगर कोई भी एक बॉल रखी हुई है, क्या वो रखे रखे ही चलने लग जाएगी? नहीं चलती ना। तो यही इस नियम का एक उदाहरण है कि कोई वस्तु अगर विराम में रखी है तो वो विराम में ही रखी रहेगी, और कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में रखी है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी। नंबर 2 आता है आपका इसका द्वितीय नियम। हाँ, इसका एक और नाम होता है इस नियम का, इस नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। अब ये जो आपका जड़त्व का नियम है ना, इस नियम के भी 2 पार्ट्स बन जाते हैं। एक तो होता है विराम का जड़त्व और एक होता है आपका गति का जड़त्व। कौन कौन सा? विराम का जड़त्व और नंबर 2 हो जाएगा आपका इसका गति का जड़त्व। अब इन दोनों का मतलब और समझा देते हैं। विराम का जड़त्व क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में ही है ना तो वो अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। अगर उसको गति भी दी जाए ना तो वो ये चाहती है कि नहीं, मैं विराम में हूँ, मैं विराम में ही रहूँ। जैसे कि आपने उदाहरण देखा होगा कि आप गाड़ी पर बैठे रहते हैं, बाइक वगैरह पे अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको अचानक गाड़ी चलने पर एक पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा लगता है कि आप गिरने वाले हैं पीछे, है ना। वो लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि जो आपका शरीर होता है ना उसका पूरा पार्ट ये क्या चाहता है कि वो विराम की अवस्था में है और वो विराम में ही रहे, क्योंकि भैया जड़त्व का नियम कहता है कि अगर हम विराम में है ना तो हम विराम में ही रहेंगे। अब क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी चली वैसे ही आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट जो होता है ना वो इस गति के साथ में गति करने लग जाता है। बाइक चली, बाइक के साथ में वो गति करने लग जाता है। अब वो गति करने लग गया तो जो आपका बॉडी का अपर पार्ट था ना वो तो वहीं रहना चाह रहा था, तो वो पीछे की साइड उसको धक्का लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं पीछे की साइड गिरने वाला हूँ, कि आपका होता है विराम का जड़त्व। दूसरी बात, गति का जड़त्व देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति गति की अवस्था में है तो वो ये चाहता है कि मैं गति ही करता रहूँ, मैं रुकूँ ना, मैं गति ही करता रहूँ। और वो किस नियम के द्वारा कहता है? जड़त्व के नियम के द्वारा। जैसे कि हम किसी कार में गति कर रहे हैं, ठीक है, किसी कार में आप जब गति कर रहे होते हो और इस टाइप का अगर वृत्तीय मोड़ आता है कार के लिए, इस टाइप से कार आ रही है और यहाँ पे इस टाइप का वृत्तीय मोड़ आता है तो एकदम आपको साइड में झटका लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप साइड में गिर रहे हो। क्यों लगता है? क्योंकि जो आपकी बॉडी होती है ना वो तो इस डायरेक्शन में जा रही थी, इस डायरेक्शन में जा रहा था आपका बॉडी का अपर पार्ट, लेकिन क्या हुआ कि गाड़ी ने तो ये वाली डायरेक्शन ले ली। कैसे? वो तो घूम गई सर्कल के साथ, तो आपका जो लोअर पार्ट है वो तो इधर गति कर रहा है और अपर पार्ट इधर गति कर रहा है, तो आप यहाँ की साइड झटका महसूस करते हैं। ये होता है आपका गति का जड़त्व। एक और उदाहरण बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप घोड़े पे सवारी कर रहे हैं, ठीक है,
घोड़े पे अगर आप सवारी कर रहे हैं तो इसी टाइप का अगर वो वृत्ति मार्ग बना तो क्या होता है कि जो घोड़े पर जो इंसान बैठा हुआ होता है ना, उस पर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में। कैसे लगता है? कोई फोर्स नहीं होता, उसकी जो बॉडी है ना वो इस डायरेक्शन में पहले से गति कर रही थी, ऐसे सीधे चल रहा था वो, ठीक है। तो उसकी बॉडी क्या चाह रही थी, मैं यहीं चलता रहूं, लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसकी दिशा बदल गई, तो उसकी बॉडी जो है इसी डायरेक्शन में मोशन करती रहती है और वो कई बार घोड़े से अपने आप गिर जाता है। वो इसी का एक उदाहरण बन जाता है। दूसरा देखते हैं हम, गति का द्वितीय नियम कौन सा होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तब ये द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम ये कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। क्या बोलता है? किसी वस्तु पर लगाए गए किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर, अब संवेग और संवेग में परिवर्तन की दर, तो पहले हमें संवेग पता होना चाहिए, तो हम पहले संवेग को पता कर लेते हैं कि संवेग क्या होता है। क्या पता कर लें हम कि संवेग क्या होता है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ये इसका द्रव्यमान है स्मॉल m और वो इस दिशा में गति कर रही है u वेग से, ठीक है। कोई एक वस्तु है स्मॉल m और वो इस दिशा में गति कर रही है u वेग से, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? संवेग को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं p से, ठीक है। संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम की स्पेलिंग जो होती है वो भी m से स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन संवेग को हम m से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि m से हम इसके मास को बोल रहे हैं, इसलिए हम संवेग को इससे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। संवेग को हमने बोल दिया p। अब संवेग क्या होता है? इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी या फिर इसकी स्पीड, यानी कि m इंटू वी, या फिर हमने u सपोज किया तो m इंटू यू। तो संवेग क्या हो गया? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू उसकी वेलोसिटी। ये तो हो गया उसका मोमेंटम। मान लीजिए एक वस्तु ना होकर, एक वस्तु है ना ये, मान लीजिए पहले u वेग से चल रही थी, अब बाद में ये चलने लग गई v वेग से। यही वस्तु है, m वेग, m इसका द्रव्यमान था और पहले इसका वेग u था, अब कितना हो गया? v, ठीक। पहले वेग था u, अब कितना हो गया? v। अब अगर इसका मोमेंटम निकाला जाए तो मोमेंटम क्या निकलेगा? p इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक है। इसमें निकला था m इंटू यू, इसमें निकलेगा m इंटू वी। ये भी इसका संवेग है। अब हम बात करते हैं एक आवेग क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं हम? आवेग। आपका आवेग क्या होता है? आवेग क्या होगा? पहले बाद वाले संवेग में से पहले वाले संवेग को आप घटा दीजिए, आपका आवेग निकल आएगा, यानी कि m v माइनस m u। ये हो गया आपका आवेग, ठीक है। तो हम संवेग के बारे में जानेंगे कि संवेग क्या होता है, मास इंटू उसकी वेलोसिटी, और आवेग क्या होता है, दोनों को अंतर निकाल दीजिए, आपका आवेग निकल आए। अब हम आ जाते हैं वापस हमारे द्वितीय नियम के पास। तो द्वितीय नियम क्या कह रहा था कि संवेग जो होता है उसमें आप परिवर्तन की दर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? संवेग जो होता है उसमें परिवर्तन की दर निकाल लीजिए, आपका क्या मिल जाएगा? फोर्स के समानुपाती होता है, यानी कि फोर्स मिल जाएगा आपको। तो संवेग हमने अभी पढ़ा कि m u होता है संवेग। अगर एक और कोई वस्तु गति कर रही है तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? बाद वाला संवेग माइनस पहले वाला संवेग, ये हो गया संवेग में परिवर्तन। इसकी दर निकालनी है तो इसमें t से भाग लगा दो, यानी कि समय से भाग लगा दो। इस समय का हमने इसमें कर दिया डिवाइड, यानी कि ये था हमारा संवेग, ये भी था हमारा संवेग, इसमें हमने इसके टाइम से डिवाइड लगा दिया, तो ये हमारे किसके इक्वल आएगा? फोर्स के इक्वल आता है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू डेल पी अपॉन टी, क्योंकि डेल पी यानी कि ये हमारा संवेग था, उसमें परिवर्तन निकाला तो हमने लिख दिया डेल, तो डेल पी अपॉन टी हो गया आपका संवेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका द्वितीय नियम। तीसरी चीज बात करते हैं कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है कि अगर कोई एक वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल आरोपित कर रही है, तो वो दूसरी वस्तु भी इस पहली वस्तु के ऊपर कोई ना कोई बल लगाएगी। कितना लगाएगी? जितना पहली वाली ने लगाया था उतना ही दूसरी वाली लगा देगी। जैसे कि मान लीजिए
कि एक कोई किताब है किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई बुक है और यहाँ पर इस टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो ये जो बुक जो है वो इस टेबल पे जितना फोर्स लगाएगी ना, उतना ये टेबल भी इस बुक के ऊपर की साइड लगाएगा। ये हमारा कहता है तृतीय नियम। क्या कहता है, एक बार डबल से समझ लेते हैं कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर जितना बल लगा रही है, उतना ही बल वो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु के ऊपर लगाती है। यानी कि जो बल होता है, मान लेते हैं एक वस्तु है A, उस पर बल लग रहा है FA, और एक कोई दूसरी वस्तु है B, उस पर बल लग रहा है FB, तो ये बल आपस में इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, FA इक्वल्स टू माइनस FB। अगर कोई वस्तु, यहाँ मैं एक बार डायग्राम बना के और समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, एक वस्तु है। ये क्या कर रही है, नीचे के साइड एक फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स लगा रही है, FA, ठीक है। ये नीचे की साइड एक फोर्स लगा रही है FA, तो ये जो नीचे वाला सरफेस हैगा ना, ये भी ऊपर की साइड एक फोर्स लगाएगा FB। और आप खुद देख के बता सकते हैं, ये वाले फोर्स की डायरेक्शन है नीचे की साइड, ये वाले फोर्स की डायरेक्शन है ऊपर की साइड, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर आता है माइनस साइन। और क्योंकि इक्वल फोर्स लगता है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ गया इक्वल का साइन। तो ये हो गया हमारा न्यूटन के नियम। पहला नियम हमने पढ़ा, प्रथम नियम, जिसे कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये कहता है हमारा कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए, और यदि वो गति की अवस्था में है तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। द्वितीय नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। और तृतीय नियम कहता है कि हर एक वस्तु का एक प्रतिक्रिया बल होता है, और वो प्रतिक्रिया बल कैसा होता है, इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीनों नियम। इन नियम्स के बाद आपको पता होगा कि जो न्यूटन है उसने कुछ समीकरण भी दिए हैं। न्यूटन जो था उसने कुछ समीकरण भी दिए जिन्हें न्यूटन की गति के समीकरण कहा जाता है। क्या कह देते हैं उनको, न्यूटन की गति के समीकरण। उसका होता है, एक तो होता है प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण। नंबर 2 उसका है द्वितीय समीकरण, और नंबर 3 उसका तृतीय समीकरण। प्रथम समीकरण क्या है उसका, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। अब एक बार लिख लेते हैं, फिर इन सबको समझ लेंगे कि v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है और t क्या होता है। द्वितीय समीकरण क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या हो गया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तृतीय नियम क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे v क्या होता है, u क्या होता है, a t, और ये एक s है यहाँ पे, इन सबको और समझ लेते हैं। तो हमने पता था कि हमने जब वेग पढ़ा था ना, या हमने चाल पढ़ी थी, तो हमने एक सिंबल का यूज़ किया था कि इसकी वेलोसिटी v है या इस टाइप से। तो हम बोलें कि जो ये हमारा u होता है ना, वो हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि उसकी जो प्रारंभिक वेग है उसका, उसको हम बोल देते हैं u। u हो गया आपका प्रारंभिक वेग, u हो गया आपका प्रारंभिक वेग। अब जो ये v होता है ना आपको, इसको हम बोल देते हैं ये अंतिम वेग होता है। जब वस्तु गति कर रही है तो उसके बाद में जो उसका वेग होता है अंतिम अवस्था में, वो होता है आपका v, अंतिम वेग। ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। क्या होता है ए आपका, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। टी, टी क्या होता है आपका समय, ठीक है। इसके बाद एक और है यहाँ पर एस, एस क्या होता है आपका विस्थापन। ठीक है, न्यूटन ने 3 समीकरण दिए। एक तो कहा गया प्रथम समीकरण जो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गए आपके तीनों समीकरण। ठीक है, यहाँ पे u क्या था आपका प्रारंभिक वेग था, v क्या था आपका अंतिम वेग था,
ए आपका त्वरण था, टी आपका क्या था, समय, और एस था आपका विस्थापन। ये हो गए समीकरण। इनमें आपने देखा होगा एग्जाम्स में इनको लेकर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार क्या होता है गलत भी हो जाता है। ठीक, तो इन सब के जो क्वेश्चंस हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर इनके सिर्फ समीकरण पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अगला टॉपिक है हमारा इसमें प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति को लेकर ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। मान लीजिए कोई तल है, इस तल में एक वस्तु यहाँ रखी हुई है। ठीक, ये एक वस्तु रखी हुई है, अगर हम इसको यहाँ से किक करें, या फिर मैं बोल दूँ एक बॉल है, इस बॉल को अगर हम किक करें तो ये इस टाइप से गति करती है और इसी तल में वापस आकर गिर जाती है। ये बॉल थी, हमने इसको किक किया, इस टाइप से इसने गति की और वो इसी तल में इस बिंदु पे आके गिर गई। मान लीजिए ये जो था एंगल वो हमारा थीटा एंगल पे गति कर रही थी और कितने वेग से हमने इसको फेंका, इसको हमने u वेग से फेंका था। इसने कुछ यहाँ तक अधिकतम ऊंचाई तय की है, या हम इसको बोल दें कि अधिकतम दूरी अधिकतम ऊंचाई इसने तय की है, जिसको हम स्मॉल h बोल देते हैं। ठीक है, इस वस्तु ने अपने इस तल में इतना दूरी तय की है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। यहाँ से उसने चलना शुरू किया, ऊपर गई, फिर और ऊपर गई, अधिकतम ऊंचाई तय की, फिर वापस नीचे आई और नीचे आके इसी तल में यहाँ तक गिर गई और उसने यहाँ पर इतनी दूरी तय की है, ये पूरी दूरी तय की है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी अधिकतम, क्या बोलेंगे, इसकी अधिकतम परास। ये हो गई इसकी अधिकतम परास, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, अधिकतम परास, इसको हम कैपिटल R लिख देते हैं। ठीक, अब इस वस्तु ने यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ समय लिया होगा, कुछ ना कुछ समय लिया होगा ना यहाँ से यहाँ तक आने में, तो उस समय के लिए हम एक आवर्तकाल मान लेते हैं, या फिर हम इसको हिंदी में बोले तो एक उड्डयन काल बोलते हैं इसके लिए। उड्डयन काल या फिर फ्लाइट, यानी कि इसको उड़ के यहाँ तक वापस आने में लगा समय, जिसको हम बोल देते हैं ये कैपिटल T। ठीक, इनके लिए कुछ समीकरण बनते हैं जो कि आपका हो जाएगा h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये h के लिए हो गया। सेकंड देखो, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g, और थर्ड होता है हमारा r के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। किसके लिए, ये हो गया आपका h के लिए साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। t के लिए हो गया आपका 2u साइन थीटा अपॉन g, और r के लिए हो गया आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। r क्या होती है आपकी परास। तो r के लिए क्या होता है, अगर इस वस्तु को आपको ऐसा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकती है वो दूरी अगर तय करे, तो आपको वो इसी समीकरण से निकाल सकते हैं आप कि ये दूरी कब ज़्यादा से ज़्यादा तय करेगी। अगर हम बोलें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करनी है तो g का मान तो फिक्स है, g का मान कहीं नहीं बदल सकता। 9.8 होता है, वो 9.8 ही रहेगा। जो आपका u है, u तो आपने इसको वेग दे दिया, वो कभी आप बदल तो सकते हो, लेकिन आपने अगर एक बार दे दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन चेंज होगा तो क्या होगा, ये एंगल, तो आप एंगल को चेंज कर सकते हो। यानी कि साइन जो 2 थीटा है उसको आप ऐसा करो कि ये 1 हो जाए, क्योंकि 1 का जब इसमें गुणा होगा तो ये अधिकतम वैल्यू देगा, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, तो जिसमें अधिकतम मान होता है वो होता है 1। तो हम ऐसा कुछ कर दें कि साइन जो 2 थीटा की वैल्यू है ना वो 1 हो जाए। तो मुझे ये बता दीजिए कि साइन में 1 कब होता है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 पे। तो मैं 1 की जगह ऐसा लिख सकती हूँ कि साइन 90 डिग्री, हमने क्या लिख दिया, साइन 90 डिग्री। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, और 1 की जगह लिख दिया हमने साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हम 2 थीटा की वैल्यू निकालें तो 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अगर इस वस्तु को आपने यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका तो ये वस्तु जो है वो अधिकतम दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इस टॉपिक से जैसे मैंने बोला आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन एक बार इसके समीकरण को पढ़ लीजिएगा, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे बन जाएगा। तो ये हमारा गति का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ चुके हैं। हमने न्यूटन्स के लॉज पढ़ लिए, हमने न्यूटन्स के समीकरण पढ़ लिए,
और इसके बाद हमने एक प्रक्षेप गति वाला छोटा सा टॉपिक था वो भी पढ़ लिया। इसके क्वेश्चंस हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।